पढ़ चुके ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय, है ना, बेसिक फीचर्स। अब हम क्राउन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि क्राउन से भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्राउन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपको एक इंट्रो लिखना है। ठीक है, तो जब भी अगर क्राउन से रिलेटेड आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखना है, ये प्रतीकात्मक प्रमुख होता है। कौन सा? सिंबॉलिक हेड, है ना, प्रतीकात्मक प्रमुख होता है। यह शब्द जरूर लिखना है। क्या? कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो संवैधानिक राजतंत्र का प्रतीकात्मक प्रमुख है। किसका? संवैधानिक राजतंत्र का प्रतीकात्मक प्रमुख है। क्लियर? क्राउन का, है ना। फिर ये केवल राजा के बारे में नहीं बात करता, यह केवल राजा की बातें में नहीं बात करता, यह राजा सहित समस्त संस्थाओं को अपने अंदर समावेश कर लेता है। जब क्राउन की बात होगी, जैसे मान लो ये क्राउन है अगर, ठीक है, ये फिगर आप बना सकते हो, तो इसका एक पार्ट किंग होगा केवल छोटा सा, बाकी सभी संस्थाएं। क्लियर? संस्थाओं में कौन? जुडिशरी, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री, सारी संस्थाएं आ जाएंगी। तो एक प्रकार से आप कहोगे क्राउन क्या है? एक तरह से सामूहिक नाम है। ऐसा नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मान लो ऐसे कहो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सारे छात्रों को, सारी यूनिवर्सिटी को, सारे डिपार्टमेंट को सामूहिक कर लिया ना, है कि नहीं? अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो कुछ दिखती नहीं होगी। अब मान लो हम एक सिंबल बना दें, एक मुकुट बना दें, और उसको जो पहना दे वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रतीक हो जाए, है ना। मान लो एक पद बना दे राजा यहाँ का, उसको पहना दे और उसके अंदर सब कुछ हो जाएगा, सारा नाम उसी से होगा। लेकिन समझ आ रहा, एक सामूहिक है। हाँ, एक चीज लिख लो, ये किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि समस्त संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि समस्त संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, बस आप इतने पॉइंट ही लिख देना बहुत है। ठीक, याद रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ये प्रतीकात्मक प्रमुख होता है, सिंबॉलिक हेड होता है, ये शब्द जरूर याद रखना, प्रतीकात्मक प्रमुख। ये ब्रिटिश की संप्रभुता का प्रतीक है, ब्रिटेन की संप्रभुता का प्रतीक है, ये लिख लोगे। क्राउन किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न करके समस्त संस्थाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक ग्रुप में प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपने क्राउन बोल दिया मतलब पूरा ब्रिटेन उसके अंदर आ गया। सपोज करो आपने कोई क्राउन पहने, उसको एक थप्पड़ मारा तो पूरे ब्रिटेन की सारी संस्थाओं को एक एक थप्पड़ मार दिया, ऐसा समझ लो, सिंबॉलिक। इसीलिए सोचो ब्रिटेन का जो क्राउन पहने होगा उसके लिए कितनी सुरक्षा होगी। अगर उसके ऊपर कोई हमला हो गया तो समझ लो पूरे ब्रिटेन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इसीलिए हमारे राष्ट्रपति जब जाते हैं तो कितनी सुरक्षा होती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति भारत का क्या है? सिंबॉलिक, वो इंडिया है पूरा अपने आप में। अगर उनको कुछ हो गया तो मतलब इंडिया के लिए, हाँ समझ में आ गई बात। जैसे सपोज करो तुम हो, अब मैंने तुम्हें अपने किसी परिचित के यहाँ शादी में भेज दिया, तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया तो मतलब मेरे पूरे परिवार को कह दिया है, समझ में आ गए? तो तुम क्या हो गए? प्रतिनिधित्व। हाँ समझ में आ गया? तो वैसे ही क्राउन पूरे ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक संस्था बस को नहीं। ठीक है, हाँ वो बात अलग कि उसे एक आदमी कोई धारण कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने धारण किया संस्था बन गया पूरा। ठीक, अब चलो याद रखना मैंने क्या बताया, 3 शब्द याद रखना, प्रतीकात्मक, औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख होता है क्राउन। ठीक, अब क्राउन की शक्तियां याद रखना, जो ब्रिटिश क्राउन उसकी शक्तियां, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो शक्तियां हमेशा प्रमुख 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? अब मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश क्राउन की पावर की बात। तो 3 तरह की शक्तियां होती हैं। एक होता है लीगल पावर, जिसको आप बोलते हो विधायी शक्तियां। दूसरा जो होगा वो होगा सेरिमोनियल पावर। सेरिमोनियल मतलब समझ रहे हो? औपचारिक, है ना, औपचारिक चीजें होती हैं जो शो ऑफ करने के लिए होती हैं। हाँ, जैसे मान लो कोई फंक्शन होगा तो पहला शख्स ब्रिटेन का नागरिक मतलब क्राउन ही बैठेगा सबसे ऊपर,
हर चीज सेरिमोनी होती है ना। जैसे मान लो अपने घर में अरे कोई कार्यक्रम होता है, जैसे मान लो शादी वादी, तो जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, अरे आप आइए, है ना, आप पहले हाथ लगाइए, ऐसे थोड़ी चलेगा, आप घर के प्रमुख हैं। होता कि नहीं होता? ये सब सेरिमोनी होती है। जैसे मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ भी होगा तो वाइस चांसलर ही सबसे पहले जाएंगे ना। दैट इज सेरिमोनियल। प्रतीकात्मक रूप से कुछ चीजें बनाई जाती है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर प्रोफेसर बैठे नीचे वाइस चांसलर, ऐसा तो नहीं होगा। मान लो चाय बटेगी यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहला कप किसको दिया जाएगा? हाँ, है मात्र चाय की है, छोटा सा कप है, वो किसी को भी दे दो 2 मिनट में, ठंडी थोड़ी हो जा रही। लेकिन ऐसा थोड़ी है, वो सेरिमोनियल चीजें होती हैं, कुछ चीजें औपचारिक होती हैं। और फिर प्रिविलेज होता है, कुछ विशेष अधिकार होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रीरोगेटिव पावर्स, है ना, प्रीरोगेटिव पावर, ठीक है। अब चलो एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक बात समझो, जब ये बात आ जाएगी तो ब्रिटेन में कानून संसद बनाता है, ऐसा नहीं है। जो ये संसद है, संसद में 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से? और लॉर्ड्स, ठीक। याद रखना, जब भी कानून कोई बनता है तो पहले इधर जाएगा या इधर जाएगा, उसको बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। बिल जो है वो क्राउन के पास जाता है, राजा के पास। राजा जब उसमें साइन करता है तब वो कानून बनता है। तो फाइनली और कानून किसके नाम पे बनता है? तो जो विधेयक है उसको कानून कौन बनाता है? क्राउन। एक, लेकिन वास्तव में पावर कहां पर है? इनके पास। इसको तो करना ही करना है साइन। इसके पास इतना अधिकार नहीं कि साइन मना कर दे, ये साइन करेगा ही करेगा, लेकिन कराया जाएगा इससे। जैसे मान लो आप किसी से पूछो और आपको पता है इसको परमिशन हाँ ही देनी है, तो केवल एक औपचारिकता है कि भाई चलो तुमसे पूछ लेते हैं। जैसे कई बार घर में दादा दादी के साथ होता है कि एक बार उनसे भी पूछ लो, है। जैसे मान लो सपोज करो अगर बहू को मायके जाना है तो कई बार पता है कि मम्मी पापा ने, लेकिन एक बार दादा दादी से पूछा बस जाता है, हाँ, उस सेरिमोनियल टाइप की, हाँ तो बोलेंगे ही, ठीक है, कि उनको भी अच्छा लग जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं रॉयल एक्सेंट, मतलब रॉयल मतलब शाही परमिशन, क्या बोलेंगे इसको, है ना। एक्सेंट मतलब होता परमिशन, रॉयल एक्सेंट मतलब भाई राजा ने इसको परमिशन दे दी है, अब ये कानून बनेगा, तो ये उसका विधायी पावर होती है। याद रखना, अंतिम बार 1707 में अंतिम बार एक बार रानी एनी ने मना कर दिया था, बस भाई गया होगा, रानी एनी ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद आज तक फिर कभी कोई अस्वीकृत नहीं हुआ। परंपरा बन गई तो बन गई अब, ठीक है। तो भाई याद रखना, कौन? रानी एनी रही होंगी कोई। सन कौन सा था? 1707 की खासियत क्या पता है? छावा मूवी अगर देखा होगा, औरंगजेब इसी साल निपटे थे, हाँ, और इसी समय एक शख्स बाहर से आया था मराठा से, जो औरंगजेब ने जिसको कैद रखा था। फर्रुख सियर 1707 में राजा बनते हैं मुगल के, है ना, ठीक है। हाँ, मतलब वो सब अब छोड़ो हिस्ट्री का, हिस्ट्री वाले टीचर बनूंगा 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, तब हिस्ट्री भी पढ़ूंगा। हाँ, हिस्ट्री वाला क्राउन एक दिन पहनूंगा ना। किसका? हिस्ट्री इतना टफ भी नहीं है। अच्छा चलो वो करवा दिया जाए। अच्छा तुम्हारा है क्या? तो हिस्ट्री का करा दूंगा। एंशिएंट का अगर देखो कुछ लोग मिल जाओ तो मैं प्रॉपर करा दूंगा, ठीक है। तो कुछ लोग मिल जाओ तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करके, हाँ मैं जानता हूँ और प्रोफेसर है मेरे परिचित में, वो पढ़ा भी देंगे, लेकिन आप लोगों को कम से कम 25-30 लोग कम से कम मिलो। उससे क्या होगा ना, टीचर को मोटिवेट कर पाऊंगा कि आओ यार पढ़ा। ऐसा तो है नहीं, प्रोफेसर है, वो भी भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। अब उसको अगर कहूँ तो कम से कम 30 बच्चे तो हों। पढ़ाने की गारंटी मेरी कि पढ़ाएगा अच्छा, और पहले भी पढ़ाया है। एक आया था ना मैडम, एक आई थी, पढ़ाया था पूरा, तो फिर वो पढ़ा देंगे, उसकी इशू नहीं है। लेकिन इतने लोग हो जाए ताकि मैं टीचर को मोटिवेट कर पाऊँ। कम से कम 5-10 बच्चों में मजा नहीं आती, ठीक है। और जब हो जाओगे तब मैं कर दूंगा। चलो हम लोग आगे चल रहे। तो आपको पता है ब्रिटिश के, हमने कितनी तरह की पावर की बात की थी, है ना, ठीक है।
3 तरह की बात की थी। अगला पावर, अब देखो, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कौन सा पावर बोल रहे थे हम यहां पर, लीगल पावर, ठीक है। तो कोई भी जो बिल है उसको कानून कौन बनाएगा, क्राउन के द्वारा बनता है। पर यह भी जरूर लिख देना कि केवल प्रतीकात्मक है ना, ठीक है। जब भी संसद हर साल, देखो लीगल मतलब लीगल तो संसद से ही है ना, सारे कानून तो संसद में ही बनते हैं। संसद क्या है, ये संसद है, मान लो इसके 2 हाउस हैं, लॉर्ड्स और कॉमन। ये हर साल, जैसे आप जब मान लो हर साल घर से निकलते हो या मई जून से जब आते होगे, तो मम्मी पापा एक लंबा लेक्चर देते होंगे कि बेटा जा रहे हो, है ना, अब पढ़ना, पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, है ना, बहन की शादी करनी है, देखो उनका लड़का ये बन गया, होता है ना। हर साल आपको एक लेक्चर, लंबा लेक्चर मिलता होगा जब मई जून के बाद घर आओगे, यूनिवर्सिटी आओगे, है कि नहीं। तो वैसे ही जब यूनिवर्सिटी कह रहा हूं, सॉरी, जब हर साल पार्लियामेंट का एक सेशन शुरू होता है, पहला सेशन, तो उसमें ना क्राउन एक संदेश पढ़ता है। क्राउन क्या करता है, संदेश। आपको एक बात बताऊं, पहले एक राजा होता था, किंग। इसकी मदद करने के लिए कुछ लोग होते थे। ये लोग सब बहुत कुलीन वर्ग के होते थे, बड़े बड़े घर के, मतलब सबसे बड़े लोग होते थे और राजा के आसपास बैठते थे। इनको बोलते थे दरबारी, ठीक है। कुछ नहीं, समय बदला, राजा कमजोर हुआ, प्रतीकात्मक रह गया। अब उसकी सलाह देने वाले कौन है, दरबारी ही है। यही दरबारी 2 भाग में बट गए, एक सामान्य लोगों से जो आए और एक जो विशिष्ट वर्ग हैं। सामान्य लोगों से जाए हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो, समझना मेरी बात को, अब बाकी सब तो सलाह नहीं, तो फिर इसमें सरकार बनती है, सरकार में मंत्री बनते हैं। तो बेसिकली जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट होती है, वो एक प्रकार से दरबारी ही होते हैं, प्रतीकात्मक रूप में। राजा को सलाह देते हैं कि राजा साहब ऐसा करिए, पहले देते थे, और पहले राजा मना कर देता था, करता था, ये राजा की इच्छा होती थी। लेकिन अब क्या है, सिंबॉलिक तौर तो वही है कि मंत्री राजा को कहेंगे कि राजा साहब युद्ध कर दीजिए। राजा साहब को लेकिन अब कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो बोल देंगे मंत्री वो करना है। क्योंकि पहले राजतंत्र था तो सारी पावर राजा के पास आती थी। पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में सारी पावर देवता से राजा, राजा से दरबारी, दरबारी से जनता। तो याद रखना, पावर कहां से आ रही है, ऊपर से। तो इसीलिए राजा इनसे नहीं पूछेगा, ये इनसे नहीं पूछेंगे, है ना, समझना, शक्ति ऊपर से आ रही है। क्योंकि ये राजतंत्र है जिसमें माना जाता था सारी शक्ति का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर से राजा को शक्ति मिली, राजा ने इनको दी, इन्होंने दरबार को। तो ये बताओ कौन किसकी परमिशन लेगा, ये इसकी लेगा कि ये इसकी लेगा। फिलहाल ये लेंगे ना, तो ये परमिशन इनकी लेंगे, ये इनकी लेगा, ये इनकी लेगा। पादरी के नाम से इनकी ले लेता था परमिशन, है ना, ये था। लेकिन लोकतंत्र में पावर कहां से आ रही है, जनता से। समझना मेरी बात को। तो जनता इनको पावर देगी, ये इनको पावर देगा, ये इनको पावर देगा। वास्तविकता में अब ये चल रहा है, पर सिंबॉलिक दिखाया उल्टा जाता है। बाहर से अलग दिखाया जाएगा कि राष्ट्रपति, राजा, लेकिन अंदर से पावर आ रही है। ये लोकतंत्र है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो बेसिकली लोकतंत्र में पावर आती है नीचे से। तो अब भी राजा काम करता है उसी तरह, जैसे अब भी जाएगा राजा। जैसे राजा हर साल जाएगा पार्लियामेंट में स्पीच देगा, राजा है वो तो बताएगा कि साल भर तुम लोगों को ऐसे ऐसे काम करना है, पर वास्तव में उसकी स्पीच लिख के कौन देगा, प्रधानमंत्री। समझ में आई बात क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता ने चुना है ना। जनता अपना संदेश राजा के थ्रू सबको पहुंचाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जैसे मान लो आपके पापा ने आपको सलाह दी कि भाई जा रहे हो ना इलाहाबाद, इस साल अच्छे से पढ़ना, बहन की शादी करनी है, तुम्हारी शादी, पर पता चला स्पीच पूरी मम्मी ने लिख के दी। समझ में आ रहा? तो सेम वैसे ही ये होता है कि संसद का जो प्रारंभिक सत्र होता है, जो ओपनिंग सेशन होता है, उसमें क्राउन अपनी स्पीच पढ़ता है। ये सिंबॉलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक प्रकार से पूरे साल भर के लिए दिशा निर्देश दे रही होती है।
भारत में भी राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव होता है, पर लेकिन इस प्रस्ताव को वास्तव में कौन तैयार करता है? हाँ, इसको बोलते हैं किंग स्पीच, राजकीय भाषण। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया। अब आता दूसरा, न्यायिक शक्तियां। क्राउन के पास कुछ पावर होता है, जैसे मान लो किसी ने अपराध किया, जैसे भारत में आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है, कर सकता है ना, तो वैसे ही क्राउन के पास भी पावर होती है, किसकी? सजा से मतलब पूरी तरह से माफ कर सकता है या सजा को कम कर सकता है। पर याद रखना, जितनी पावर इस मामले में भारत के राष्ट्रपति के या ब्रिटेन के या यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, उतना हाँ बहुत रेयर यूज करता है, बहुत रेयर। और अभी आपको मजे की बात बताऊं, अभी बहुत बड़ा मामला है, ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप के पहले बाइडेन थे, बाइडेन का लड़का एक मामले में अपराधी था, अब बाइडेन उस समय राष्ट्रपति थे, उन्हें पता था कि मैं जाने वाला हूं बाहर, तो जाते जाते उन्होंने अपने लड़के को क्या कर दिया था, माफी दे दी थी। और ट्रंप ने उस पर सवाल कर दिया है कि ऑटो पेन का इशू एक क्रिएट कर दिया। क्या कह रहे हैं? देखो हर चीज के लूप होल्स होते हैं, देखो हर चीज के लूप होल्स होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं तो मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो तुम कर सकते हो, तो पहले ये ढूंढो कि गलत किया है, तब सवाल उठा सकते हो, है ना। हर चीज का लूप होल होता है, समझ गए। तो लूप होल के तहत गलत को तो गलत माना जाएगा ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप ये थोड़ी पावर ऊपर से नहीं आ रही ना, पावर कहां से आ रही है, और गलत को जनता थोड़ी बर्दाश्त करेगी, जनता सवाल कर सकती है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? भाई पावर किसके पास है? जनता के पास, और जनता सवाल कर सकती है, जनता ने राष्ट्रपति को चुना तो सवाल कर सकता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? नहीं आई तो छोड़ देना, ये सब कभी पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक बहुत अच्छे हैं, और मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत प्यारा सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, पढ़ाने में वो मेडिसिन बनाना है ना, वो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो याद रखना, एक शब्द है प्रीरोगेटिव ऑफ मर्सी, प्रीरोगेटिव ऑफ मर्सी, ठीक है। इसके तहत राजा मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है किसी के, जैसे किसी को अगर मौत की सजा भी मिल गई तो राजा किसको, प्रीरोगेटिव ऑफ मर्सी के तहत, ये नोट्स में लिखा है, प्रीरोगेटिव मर्सी के तहत उस मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। ये राजा की शक्तियां हैं, राजा नहीं, क्राउन की। तो मैं क्राउन की पावर बता रहा हूं अभी क्या क्या है, ठीक है। फिर जो नागरिकता मिलती है, ब्रिटेन की नागरिकता किसके नाम पे मिलती है? क्राउन के नाम पे, कि क्राउन ने आपको, जैसे मुझे अगर ब्रिटेन की नागरिकता चाहिए तो जब मुझे पासपोर्ट मिलेगा या नागरिकता का जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें कौन लिखा होगा कि क्राउन ने आपको नागरिकता दी, तो ये भी उसकी क्या हो गई, शक्ति हो गई ना। समाप्त करने का भी अधिकार उसी के पास होता है, ठीक है। अब चलो, अब कुछ औपचारिक सेरिमोनियल शक्तियां जो केवल दिखाने बस को बनाई गई हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्राउन। कौन करता है? क्राउन। देखो ये तय है कि जैसे मान लो, सपोज करो ये हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन मान लो, सपोज करो इसमें 200 लोग हैं, सपोज करो, इतने नहीं है ना, ज्यादा होते हैं, हाँ 650-52 के आसपास है, कम हो गए, 200 लोग हैं मान लो अभी, है ना। उसमें 650 में ना डेटा गड़बड़ हो जाता है, मेरी मैथ है कमजोर, ठीक है, समझो, मैं 100 से ऊपर जाता ही नहीं हूं कभी। तो मान लो 200 लोग हैं, अब इसमें मान लो 150 लोग लेबर पार्टी के जीत गए, 50 लोग कंजर्वेटिव पार्टी के जीत गए। तो अब ये तो पता है कि बहुमत किसके पास है, हाँ, तो लेबर पार्टी ही अपना कोई अधिकार नेता चुनेगी। मान लो लेबर पार्टी ने XYZ को अपना नेता चुन लिया, तो प्रधानमंत्री बनना तय है। क्यों? अब मान लो यहां क्राउन है, तो क्राउन के पास कोई आजादी ही नहीं है किसी और को चुन ले। क्राउन ऐसे थोड़ी कहेगा कि इसका आदमी कोई चुन ले, इसके पास है नहीं, और ये अपना नेता पहले बता चुके हैं, कोई और जाएगा नहीं। तो क्राउन के पास कोई इसमें विकल्प नहीं होता। क्राउन को किसको चुनना है? सदन में जिसको बहुमत मिला उसके नेता को चुनना है। लेकिन हां, दिखाया कैसे जाएगा कि क्राउन ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया,
पर वास्तव में वो प्रतीकात्मक है, केवल क्या है, केवल सिंबॉलिक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे सारे मंत्रियों को कौन चुनता है, क्राउन, पर वास्तव में सारा मंत्री को कौन चुन रहा होता है, प्रधानमंत्री। हाँ ठीक है। हाँ मान लो सपोज करो ऐसा हो कि भारत में कैसा होता है, जैसे मान लो 150 और 50 है, मान लो ऐसा हो जाए कि 100 हैं, मान लो 100 नहीं, मान लो 95 हैं लेबर पार्टी के पास, मान लो 95 हैं कंजर्वेटिव पार्टी के पास। अब ना ये सरकार बना सकते हैं ना ये सरकार बना सकते हैं। और सपोज करो कितने बचे, 10 बचे। मान लो 10 निर्दलीय हैं, तो अब ये भी कहेंगे कि हम अपना चुन रहे हैं, क्यों, आज बना लेते हैं, कल 10 में से किसी को अपना कर लेंगे। हो सकता है नहीं हो सकता, भारत में यही होता है ना, ये सोचेंगे हम अपना कर लेंगे। तो यहां पर भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास कहीं ना कहीं एक आजादी होती है। जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो इससे और इससे किसी को भी समझ में आ गई बात। फिर इनसे ये कहेगा कि आप अपना बहुमत साबित करो, आपके पास हाँ कॉन्फिडेंस। और ये चीज भारत में केंद्र में तो ठीक है, लेकिन भारत में स्टेट लेवल पे इसमें बहुत हंसी मजाक होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेट में, प्रांत में, जैसे यूपी महाराष्ट्र, ऐसे 2 दल जीत जाते हैं और निर्दलीय रहते हैं। अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, इसको लेके तो ये सारा मजा फिर गवर्नर के पास आ जाता है। और गवर्नर किसका होता है, केंद्र का। तो जो केंद्र में सरकार होती है, राज्य में उसी पार्टी को बना दिया जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें आपको पढ़ना है तो बता ही दूं। जैसे मान लो केंद्र में इस समय बीजेपी है, ठीक। अब मान लो ये है मणिपुर, सपोज करो, है ना, ऐसा कुछ है नहीं, मान लो मणिपुर है। मणिपुर में मान लो 40 सीटें हैं, मान लो 15 सीटें बीजेपी की आ गई, मान लो 17 सीटें कांग्रेस की आ गई, सपोज करो। अब मान लो कितनी बची, है ना, 8 सीटें मान लो निर्दलीय हैं, ठीक है। समझ में आई बात? वैसे तो ऑफिशियल इसको मिलना चाहिए, इसके पास है ज्यादा, लेकिन देखो अभी भी बहुमत नहीं है इसके पास। बहुमत तो मतलब 21, ना 21 इसके पास है ना 21 के पास है। अब गवर्नर किसका है, ये गवर्नर के पास अब एक अधिकार ज्यादा है इस मामले में। वो चाहे तो इसको चना कि भाई तुम अपना प्रधानमंत्री, सॉरी, अपना मुख्यमंत्री बना लो और तुम्हें समय देंगे 15 दिन में तुम, और 15 दिन में इनसे कोई ना कोई खरीद का तोड़ का फड़ोड़ के अपने आप मिला लेगा, या पता चला इसी से 3 को बाहर करा देगा, लो है। और तो ये एक बड़ा सवाल भारत में उठता है, और ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है संघवाद में, कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का निष्पक्ष प्रयोग ना करके केंद्र से प्रभावित होकर या केंद्र के एजेंट के तौर पे काम करता है। अब क्या होगा, बीजेपी है मंत्री, कहा तुम बनो, इन्होंने बन दिया 15 को, अब 1 महीने का समय दे दिया, 8 में से खरीद के 23 कर दिया, हो गया। अब मान लो यहां सरकार होती सपा उसकी कांग्रेस की, तुम पता है इसको मौका मिलता और ये इनसे लेके बना देता। समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं जो गवर्नर है वो किसकी तरह काम करने लगा, संविधान के एजेंट की तरह नहीं, जबकि उसको संविधान का एजेंट बनाया गया है। समझ में आ रही बात? लेकिन वो किसका एजेंट बन के रह गया, केंद्र सरकार का। ये एक बहुत बड़ा संघवाद में मुद्दा है। अभी जब आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघवाद, तो उस पर ये चीजें, राज्यपाल की शक्तियों पे सवाल उठता है। हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, तो आपको बताया। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो बहुमत होगा उसको सुनेगा। फिर और क्या क्या करता है क्राउन, क्राउन कई तरह की उपाधियां देता है। जैसे आपने सुना है सर डॉन ब्रैडमैन, सर की उपाधि है ना, एक नाइट की उपाधि आती थी, सर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ठीक है। एक OBE MBE ये सब उपाधियां हैं, कौन कौन सी, OBE है ना, OBS, या एक MBE, पता नहीं क्या क्या नाम है, ठीक। एक सर की उपाधि है ना, जिसको आप बोलते हो नाइट। ये सारी उपाधियां है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये सब उपाधियां हैं। ये सारी उपाधियां कौन देता है, क्राउन। पर वास्तव में प्रधानमंत्री की सलाह से दी जाती है, ठीक है। देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है,
क्राउन, ये भी उसकी एक पावर है। ठीक है। युद्ध की शांति और घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, ये कौन करता है? क्राउन के नाम पे होता है। ठीक है, जैसे मान लो, लेकिन वास्तव में सब कुछ काम कौन सा कर रहा है, ये सब में लिखना है बाद में। ठीक है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सारे क्राउन के नाम पे होते हैं। चलो, अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया उसकी पावर, ये सब लिख लोगे ना। ब्रिटिश क्राउन के पावर हैं, उसके पास कुछ रिलीजियस पावर भी होती है। रिलीजियस पावर क्या? ब्रिटेन में एक वहां का होता है चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो ब्रिटेन का सबसे मेन चर्च है, उसको बोलते हैं चर्च ऑफ। उसका जो हेड होगा ना, उसको भी नियुक्त तो कौन करेगा? क्राउन, जो उसका सबसे मेन पादरी होगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है ना? जैसे भारत में तो ऐसा कोई है नहीं कि कोई स्पेशल, मतलब एक, ये भी देखो एक बहुत बड़ी बात है, ब्रिटेन अपने आप को इतना मॉडर्न कहता है, लेकिन है ना, तो ब्रिटेन में एक है चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसका हेड कौन नियुक्त करता है? क्राउन। याद रखना, क्राउन फिर चर्च का भी हेड हो गया। हेड तभी तो उसके प्रमुख पादरी को नियुक्त कर रहा है, सबसे प्रमुख किसको? धर्मगुरु को। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो कि जो क्राउन है हमारा, उसका इंट्रो मैंने आपको बता दिया था पूरा। ठीक है, इसकी पावर मैंने आपको बता दी थी, कैसी कैसी, लेजिस्लेटिव, सेरिमोनियल और प्रीरोगेटिव पावर। वो हेडिंग डाल देना, फिर सारी हेडिंग लिख दोगे ना। राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रमुख होता है, संप्रभुता होती है, मिलिट्री होता है, कानून बनते हैं इसी के साइन से। ठीक है, लोगों की सजा माफ कर सकता है, और क्या क्या बताया था? वित्तीय अधिकार होता है, बजट का साइन में होता है, और उपाधियां देता है ना, धर्म गुरु को चयन करता है, युद्ध में, पासपोर्ट में, नागरिकता में, ये सारी चीजें लिख दोगे पॉइंट वाइज। क्लियर? और एक बात करोगे करता है, दूसरी बात लिखोगे सिंबॉलिक करता है, तीसरी बात लिखोगे प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। ठीक है, तो 4 लाइन 5 लाइन तो हो गई। मैंने करीब करीब आपको 10 पावर बताई, 10 गुणे 50 है। समझ में आ गई बात? बाकी इंट्रो में 50 और कंक्लूजन में 50 हो गया। 250-300 शब्द लिखोगे तो खूब आराम से लिख लोगे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। ठीक है, क्राउन की बात हो गई पूरी। आज ब्रिटेन का खत्म ही कर दें। ठीक है, पानी वानी पीते रहो, और जाके करोगे क्या? सोगे ही तो है। तुम लोग जाके सोगे, हम जाके चाय पियेंगे एक बार, फिर सोएंगे। पहले खाना खाएंगे, फिर सोएंगे चाय वाय पी के। हाँ, तो फिर चले जाएंगे कुंभ संगम देखने। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करते हैं। ये भी सवाल आता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। याद रखना कि जो संसद होती है, पार्लियामेंट या संसद, उसमें 2 हाउस होते हैं। ठीक है, अभी एक ऐसे बता दे रहा हूं, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, सब हो जाएगा। इस हाउस को बोलते हैं क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये 2 तरह के क्यों होते हैं? ये एक इनके परंपरा के कारण पैदा हुआ है। क्योंकि देखो, आपको पता, पहले वहां पर राजा था, राजा के दरबारी होते थे, धीरे धीरे उनकी पावर कम की गई होगी। तो पहले राजा और दरबारी कुछ नियमों से हुए होंगे, फिर लोगों ने कहा होगा, जनता ने, कि भाई हमारी आवाज तो जाए ऊपर तक, राजा को हमारी बात भी तो सुननी होगी, इन दरबारियों की और कुलीन वर्ग की थोड़ी सुनता रहेगा केवल। तो कहा ठीक है भाई, एक कुलीन वर्ग का अलग ग्रुप बना देते हैं, और साधारण जनता से भी कुछ लोग आएंगे। है कि नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे मान लो मैं राजा हूं, ये मान लो दोनों मतलब करोड़पति अरबपति हैं, हम तीनों मिलकर शासन चला रहे हैं। आप सब गुस्सा हो गए, आपने कहा कि अब हम तोड़फोड़ कर देंगे।
तो हमने कहा ठीक है चलो अच्छा तुम्हारी भी बात सुनेंगे। तो कहा क्यों? हमने कहा ये दोनों इधर बैठेंगे, आपके यहां से भी 2 लोग आ जाएं और बैठे। आपका क्या नाम है और आपका? हाँ, अब पता चला शशांक और प्रियांशु को आप लोगों ने सिलेक्ट करके इधर भेज दिया। मैं राजा हूं, इनकी सुनता हूं, आपकी भी सुनता हूं। इनके पास बहुत ज्यादा पावर है, आपके पास बहुत कम पावर है, लेकिन आप इतने में खुश हो कि सुन तो रहे हैं कम से कम। ठीक है, 200 साल पर फिर गुस्सा आया आपको कि पैसा तो हमसे सब ले रहे हो, हम भीड़ में भी सबसे ज्यादा हैं, सुनते आप उनकी हो। तो अगला एक कानून बना के उनका नियम, समझ में आ रही बात की कौन सी बात हो रही है? 1911। ठीक है, थोड़ी पावर बढ़ गई, अब मैं आपकी ज्यादा सुनूंगा। एक बार और उनका मारा कि 1949, बस ये खत्म, नाम मात्र के रह गए, ये ऊपर हो गए। समझ में आ गया? और राजा को तो आपने पहले ही खत्म कर रखा था 1688 से, वो तो नाम मात्र का था सब कुछ। इस तरह संस्था हुई होगी। तो चलो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करते हैं। अब देखो, इसको बोलते हैं ऊपरी सदन, उच्च सदन। क्या बोलते हैं? अपर हाउस। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। याद रखना, लॉर्ड्स का मतलब जमीन जमींदार जो होते थे वहां के, है ना। हम लोगों के यहां भी बोला जाता है ना जमींदार, क्या बोला जाता है? हाँ, अभी भी कई लोगों का मजा नहीं, जमींदार आ गए, है ना। कई लड़कों को जमींदार बोलते हैं इधर। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखोगे? ब्रिटिश संसद का अपर हाउस है। अब आप कहोगे ये अपर क्यों होता है? पावर तो उसके पास ज्यादा है। अपर का मतलब एक ओहदा के हिसाब से, इसमें बौद्धिक लोग होते हैं, वैचारिक लोग होते हैं, ठीक, हाँ, शिक्षित लोग होते हैं, इसलिए उसको अपर बोल दिया जाता है। ठीक है, पर अपर का मतलब, ठीक है। तो याद रखना, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले जो ब्रिटेन की संसद है वो बाइकैमरल है, द्विसदनी है, समझ ना। तो आप क्या लिखोगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कैसी है? बाइकैमरल या द्विसदनी है। एक सदन उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक सदन हाउस ऑफ कॉमन है। यहां तक लिख दोगे। अब इसके बाद चूंकि क्वेश्चन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पूछा गया है, तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेडिंग डालोगे, क्या लिखोगे? यह संसद का अपर हाउस है। ठीक है, अब फिर लिखोगे कि इसकी तुलना, मतलब हाउस ऑफ कॉमन से इसकी तुलना में शक्तियां कम है, परंतु फिर भी इसका एक प्रभावशाली रोल है। याद रखना, ये चीज हमेशा लिखना कि हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में इसकी पावर कम है, फिर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ना। अब आप लोगों का दिमाग का और आंखों का सामंजस्य खत्म हो रहा है, देख कहीं और रहे हो। ठीक है, क्या करोगे तुम लोग? जग नहीं पाते क्या रात को? कौन कौन जग पाता है? चलो, मुझे लगता है ठीक है। चलो अब चलते हैं। इसका जो काम है मेनली वो क्या है? विधायक, मतलब जो विधेयक होते हैं उनकी समीक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। 2 चीजें, क्या क्या? जो विधेयक है उसकी समीक्षा करना और संविधान की रक्षा करना। उदाहरण के तौर पे समझो कैसे, एक उदाहरण आपको बताऊं। अच्छा, एक बात बताओ, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये हाउस ऑफ, जनता से चुन के कौन आ रहा है? ठीक, तो जनता को हमेशा खुश रखने की कोशिश कौन करेगा? इनका तो जनता से कोई प्रभाव है नहीं। अगर मान लो कोई कानून बनाए कि बिजली का बिल सबका माफ, मान लो सरकार है, बिजली का बिल माफ करना चाहती, क्यों? क्योंकि सरकार अगली बार भी बनाना है। ये कहेगी नहीं, हमें तो जनता से मतलब है नहीं, हम तो सही और गलत देखेंगे और सीधे सवाल उठाएंगे अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे। ये तो जनता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सही गलत भूल गए। इनका उद्देश्य क्या है? जनता को किसी भी तरह खुश कर दो, है कि नहीं? पर इनका उद्देश्य क्या है? सही और गलत। ये ज्यादा पावर तो है क्योंकि जनता से सीधे कनेक्टेड है, जनता से चुन के आए, लोकतंत्र है, ज्यादा पावर है। लेकिन इनका क्या है? जनता से सीधे संबंध है नहीं। तो ये किसी भी कानून को, जैसे मान लो एक कानून है, हाउस ऑफ कॉमन में पास हो गया कि सभी का टैक्स माफ हो जाएगा हमेशा के लिए, सभी का। अब सारे लोग खुश हो जाएंगे ना कि टैक्स माफ हो रहा है, तो सब चुनेंगे इसकी सरकार। तो इसने अपनी सरकार बनाने के लिए ऐसा क्या किया था? लोक लुभावनवाद, पॉपुलिज्म इसको बोलते हैं। केजरीवाल इसमें करने में एक्सपर्ट है इस समय, या सरकार आजकल सब कर रही है ना। लेकिन ये क्या कहेगा? भाई यहां से कानून कहां आना, यही तो आएगा। ये उस कानून का पूरा क्या करेगा? समीक्षा करेगा
कि ये पॉइंट तुम्हारे देश के लिए सही नहीं है, संविधान के लिए सही नहीं है, करेगा ना, क्योंकि ये जनता को सीधे जवाब दे नहीं है, जनता का इस पे कोई दबाव नहीं है। और बड़ी बात, यहां तो जनता ने किसी को भी भेज दिया है, वो चाहे फेल हो चाहे पास, जनता जिसको पसंद करेगी है ना, एक से कलाकार एक्टर सब पहुंच जाएंगे इधर। लेकिन इधर पढ़े लिखे लोग ही तो बौद्धिक लोग भी रहते हैं इधर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैं जो कहना चाह रहा हूं? इसीलिए तो तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, प्रियांशु और प्रियांशु, बड़ा प्रियांशु नाम इतना पॉपुलर है। तुम्हारा क्या नाम भाई? स्वास्तिक, अंगद, अवनीश, गोलू, तुम्हारा? और नाम सबके बड़े, नई जनरेशन हो ना 2005 वाली, मम्मी पापा ने सोच सोच के, गूगल सोच सोच के नाम रखने वाले। हम लोगों के घर में आसपास जो अच्छा हो, हमसे पहले वाले हम हाँ भाई, जैसे मान लो कल्चर क्या है नाम का, जैसे हमारी जनरेशन थी एक, मतलब 90 के आसपास वाली जनरेशन है ना, एक 80 के दशक वाली। याद रखना 80 के दशक वाले जो होते थे, माँ बाप फुर्सत नहीं होते थे, बच्चा पैदा हुआ कलुआ, लाला, गोरा, पता चला बाप ने नाम नहीं रखा, मोहल्ले वालों ने रख दिया। लड़का बहुत गोरा है तो उसका नाम कलुआ रख दिया है, पता चला वो लड़का कुछ भी है जिससे भी जुड़ा वही नाम रख दिया, पता चला गांव का नाम से गांव से चला दिया उसका है। एक से एक नाम आपको मिलेंगे। इसके पहले का नाम देवी देवता के नाम पे है ना, राम प्रसाद, हरि प्रसाद, विष्णु प्रसाद, ऐसे होते थे, भगवान का नाम। इनमें यह है कि जो भी है, यहां के बाद थोड़ी अच्छे नाम होने लगे, जैसे मान लो योगेश, विवेक, सतीश, महेंद्र, थोड़ी अच्छे अच्छे, हाँ थोड़ी सोच के रखने लगे। लेकिन इसके बाद से जो जनरेशन आई जिसमें तुम लोग आए हो, 2000 इस जनरेशन में हो ना तुम लोग, 2005 के आसपास पैदा हुए होगे, बहुत सोच समझ के माँ बाप नाम रखने, आरव, स्वास्तिक। हाँ, अब जो नई जनरेशन आ रही 2020 की, बहुत यूनिक नाम रखने की सोचते हैं, है ना, जैसे हाँ मतलब ऐसा नाम कि जो किसी का नाम ना हो, उनका यही उद्देश्य है। हाँ, कि ऐसा नाम रखना जो किसी का ना हो। आरव तो अभी भी फेमस है, जैसे मान लो साहिल, ये सब तो थोड़े और पुराने, सैम नहीं, अभी एक बहुत, हाँ माँ बाप का नाम मिला के तीसरा नाम यूनिक करने के चक्कर में, ठीक है। तो चलो, अरे भाई मेरा भतीजा भी 7 साल का है, तो मेरे से अपने दोस्तों के नाम बताता है वो, ठीक है, कि चाचू मेरे दोस्त का घर है, तो ऐसे ऐसे नाम बताता है कि मुझे कोई नहीं याद। हाँ, अरे लेविस, हाँ आज सुना कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है। हाँ एल्विस तो एलिस भाई है, उसका नाम ऐसे नहीं लेना। एलिस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्योंकि भैंस के आगे कोई नहीं बोलता। ठीक है, मूर्ख के आगे कोई नहीं बोल सकता, इसलिए एलिस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं, है ना, उनके आगे वास्तव में नहीं कोई बोल सकता। ठीक है, चलो अब जो भी है अच्छा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं उसके बारे में। चलो हम आगे चलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो बेसिकली आपको मैंने बताया, क्या बता रहे थे हम लोग? अब नींद आ रही थी इसलिए इतनी बात तो मैं करनी पड़ी मुझे। हाँ, अब समझ में आ गया, रिव्यू। तो इसीलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स संविधान विधेयक की समीक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है और सरकार को अकाउंटेबल बनाता है। अकाउंटेबल समझते हो? अकाउंटेबिलिटी नहीं जानते? जैसे मान लो आप हैं, आपको मम्मी ने पैसा दिया कि 500 रुपए में सब्जी ले आओ, आप ले आए। अब मम्मी उस 500 का हिसाब मांग सकती है पूरा, और आपको जवाब, यहां आपको जवाब देना है, उसे क्या कहते हैं? अकाउंटेबल। आप अकाउंटेबल हो, जवाब दे हो। और जब आप जवाब किसको दोगे? अपने से ऊपर वाले को, अपने नीचे वाले को? ऊपर वाले को दोगे ना। तो लोकतंत्र में जनता सरकार से सवाल करती है, लोकतंत्र में जनता सरकार से सवाल करती है, क्योंकि जनता सबसे ऊपर है। तो भाई कोई भी कानून बनेगा तो अब जनता तो नीचे है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उनकी जगह सवाल
कर सकते हैं। तो जैसे कोई राजा है, जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री बन गया, अपनी मनमानी करने लगा, तो उससे कौन सवाल करेगा? लॉर्ड्स। तो क्या हो जाएगी? अकाउंटेबल बनाएगी। भाई ऐसे कैसे? जैसे मान लो ब्रिटेन ने कोई ऐसी नीति ले आई जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, समझना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोई ऐसी नीति ले आई जिसमें बहुत ज्यादा खर्च हो गया, ये सवाल पूछेगा नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां तो उसका बहुमत है, उसी की तो सरकार है भाई, उसी का, लेकिन यहां से सवाल पूछा जाएगा। तो ये जो सदन है, याद रखना, 3 काम में सबसे ज्यादा आगे कौन सा? विधेयक की समीक्षा, क्रिटिक्स करती है विधेयक की समीक्षा। समीक्षा मतलब सही और गलत। हाँ, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसलिए आपसे, क्योंकि आपका चेहरा उतना रिप्लाई नहीं कर रहा। देखो यहां से बिल आया, और इस मान लो ये 100 लोग हैं, 100 में से 80 मान लो एक पार्टी के, 20 एक पार्टी की हैं। इसी की सरकार रहेगी जिसके 80 लोग हैं, जिसके 80 लोग हैं उसकी सरकार, ये कानून बना लेके आए, तो इस संसद में तो कानून पास ही हो जाना है ना। जैसे इस समय बीजेपी की सरकार है, तो लोकसभा में किसका बहुमत है? बीजेपी का। तो लोकसभा में कोई बीजेपी का बिल रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। असली में कहां दिक्कत आती है उसे पास कराने में? क्योंकि समझ में आया? तो राज्यसभा में उसकी समीक्षा हो जाएगी, राज्यसभा में ही संविधान की रक्षा होगी, और राज्यसभा ही सवाल करके जवाबदेही तय करेगी। तो सेम वही चीज हाउस ऑफ लॉर्ड्स करता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये शब्द लिख लोगे ना? ठीक है। अब इसमें एक कोट है, द हाउस ऑफ लॉर्ड इज लाइक ए ग्लास ऑफ कैंपेन दैट हैज स्टूड फॉर 5 days। इसका मतलब सुना है कभी इसको? क्या हुआ? वहां के एक प्रधानमंत्री हुए थे क्लेमेंट एटली, बहुत नाम, एटली सुन रहे हो ना? जब देश आजाद हो रहा था 1904 विश्व युद्ध में, इनका बहुत योग, द्वितीय विश्व युद्ध में, और कहा जाता है ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। इंग्लैंड जब हार रहा था ना द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, एटली ही थे ना? हाँ सॉरी सॉरी, चर्चिल थे, है ना? मुझे भी अब नींद का असर हो रहा है, एटली बाद में थे, गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, वो चर्चिल थे। देखो जो क्लीमेंट एटली है उनका कोट है कि द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज लाइक ए ग्लास ऑफ शैंपेन दैट हैज स्टूड फॉर 5 days। मतलब एक ग्लास है, उसमें शैंपेन है और 5 दिन से रखा है। अब इसका क्या मतलब है? आप लोग ने शैंपेन तो नहीं पी होगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक अगर खोल के रख दे 3 घंटे को तो क्या होता है बताओ? उसमें कोई जान नहीं बची रहती, केवल नाम मात्र का होता है कि नहीं? अगर मान लो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक खोल के तुरंत दूं तो मजा आता है ना पीने में? कोल्ड ड्रिंक पीने में क्या वही मजा है ना जो झाग लगता है, लेकिन अगर 2 घंटे बाद दूं तो कुछ नहीं, है ना? तो वैसे ही शैंपेन का गिलास 5 दिन से रखा हो दे दूं आपको, कोई टेस्ट ले, कोई उद्देश्य नहीं रहेगा उसका ना। तो वैसे ही जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो कैसा है? ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि सारी पावर तो 1949 के बाद से कौन ले गया? हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल नाम मात्र की एक संस्था है। क्या है? प्रतीकात्मक, एक नाम मात्र। ये इसलिए मैंने आपको ये कोट लिखवा दिया है कि जब क्रिटिसिज्म लिखना होगा किसका? हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, तो ये कोट लिख सकते हो। किसी को दिक्कत? अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स आया कैसे होगा बताओ? देखो 1215 में मैग्ना कार्टा से इसकी शुरुआत होती है ना? याद रखना हम क्या कर रहे हैं, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इंट्रो समझ लिया पूरा। अब हम इसका थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ रहे हैं, ताकि लिखने के लिए 1215 में जो मैग्ना कार्टा आया था वहां से इसकी स्थापना हुई। क्योंकि एक सदन को बना रहे हो तो राजा को थोड़ी तो नीचे कर रहे होगे, समझा? अब 1215 से ही मैग्ना कार्टा से राजा की पावर जाना चालू हुई। 1295 में पहली बार संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रारंभिक अवस्था में हाउस ऑफ लॉर्ड्स दिखा। क्लियर? कब? 1295 में, 95। इसमें किसको शामिल किया गया था? जो बड़े जमींदार थे, लैंड होल्डर, बड़े पादरी, चर्च, जो प्रमुख लोग थे,
याद रखना, मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। 1215 में जो मैग्ना कार्टा आया, उसने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत का पहला बीज रखा। 1295 में, ठीक है, एडवर्ड प्रथम, जो वहां के राजा थे, कौन? एडवर्ड प्रथम, इसने संसद बुलाई। उस संसद में कॉमन लोग भी आए और पादरी और वो लोग भी आए, एक साथ ही आए, सब अलग अलग नहीं, एक साथ बैठे होंगे। राजा बैठा होगा, सब बैठ गए होंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे ही मैं फील कराने के लिए, ऐसा नहीं होगा, उनके लिए अलग व्यवस्था रही होगी, लेकिन ऐसे, हाँ ऐसे ही बैठ गए होंगे, ठीक है। तो पहली बार बैठ गए। अब यहां से कहीं ना कहीं शुरुआत दिखने लगा ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। तो 1295 में, फिर 1341 में दो सदनों में अलग अलग कर दिया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ। अब जब भी हाउस ऑफ कॉमन्स की भी बात आए ना, तो सेम हिस्ट्री लिखोगे। 1215, 1295, 1341, ये सन भूलने में कोई दिक्कत नहीं हो। 1 3 4 1 है ना, 3 1 4 होता है ना, और 4 में घटाओ 1 3 होता है, ठीक है। 13 14 है ना, या समझ लो उल्टा चलो, है ना। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाओगे, 13वीं हो जाएगी करियर की, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, पता चला 13वीं, 14 फरवरी उल्टा शुरू हो जाएगा ज्यादा, अगर वैलेंटाइन मनाओगे तो करियर की 13वीं शुरू हो जाएगी, है? हाँ सही है, ये भी सही है, ठीक है। अभी लॉर्ड बनोगे, फिर कॉमन में आ जाओगे, ठीक है। बहुत मुझे बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, है ना। यही है, अच्छे बच्चे कहीं भी हों अच्छा लगता है, और उससे ज्यादा खुशी ये बात होती है, चलो अच्छे लोग हैं अभी भी, ठीक है। चलो आते हैं फिर। अब इसके बाद क्या लिखोगे? 1911, 1949। याद रखना है, जब भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात आएगी तो आपको कितने सन लिखने हैं? समझ में आ गया? यहां से उगना चालू हुआ, यहां से डूब गया, ठीक है। अगर इसको मैथ के फॉर्म में लिखें तो कैसा होगा? ठीक है, हाँ, ये होगा 1341 का टाइम। उसके बाद से ये गिरना चालू, यहां नहीं, यहां आएगा, सॉरी यहां आएगा, ठीक है। शुरुआत 1215 पे हुई, ठीक है। ये पावर है, सबसे ज्यादा पावर आ गई उसकी 1341 के आसपास, जब सदन हो गया। लेकिन फिर 1949 में नीचे आ गया, है ना। अगर मैथ के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते, पर ये निहायती बकवास माना जाएगा, केवल इसलिए कि पढ़ाने में मजा आए और वो कर रहा हूँ ना। देखो, मैं भी आप लोगों की तरह, मैं ऐसा तो है नहीं कि भगवान हूँ, मुझे सब आता है, मुझसे भी गलती होती है। अभी एटली और चर्चिल, जबकि इतनी वाहियात गलती है कि जिंदगी भर मुझे शर्म आएगी इस बात पे, ठीक है ना। क्योंकि इतना बेसिक है कि किसी ने थोड़ी भी पढ़ा होगा ना, तो ये गलती मतलब सबसे भयानक नींद में भी नहीं होनी चाहिए, इतनी बार पढ़ा है। सोचो, अगर मान लो एग्जाम में दे के आता आईएएस का प्री, और एटली की जगह चर्चिल सही कराता और मेरा प्री रुक जाता, तो क्या हालत होती। और ऐसी ही हालत होती है बहुत लोगों की, इसे कहते हैं ह्यूमन एरर। होता इतना इजी इजी क्वेश्चन। एक लड़का था, उसने 6 के बाद 6 बार आईएएस प्री निकाला है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन कौन सा गलत करके आया था पता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो राष्ट्रपति लिख के आ गया था, है? अरे बच्चे को भी पता है, लेकिन वो गलत करके आया था। और अभी पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर भी है वो, ठीक है। लेकिन गलती, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मतलब मेरी तो बहुत वाहियात गलती हो गई, मुझे शर्म आ रही। अभी तो नींद के कारण हो रहा, मेरा आधा दिमाग नहीं चल रहा, मैं आपको बताऊं, ठीक है। लेकिन अब वो है कि दिमाग के भरोसे बैठे रहेंगे तो आलस आ जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो 1911 का नियम आया था, उसमें जानते हो क्या कर दिया था? पहले क्या होता था, जो हाउस ऑफ कॉमन से बिल जाता था, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स रोके रखता था कई समय तक। लेकिन 1911 में कहा केवल 2 साल रोक सकते हो बस।
उसके बाद उसको बिल को कुछ ना कुछ परमिशन देनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो आपने बिल पास किया, इन्होंने उसको रोक रखा है 4 साल 5 साल 6 साल, तो कोई मतलब नहीं। एक प्रकार से तो ये भी पावरफुल है, आपका कोई काम ही नहीं होने दे रहे, क्योंकि आप साइन करोगे, ये साइन करेंगे, तब जाके क्राउन साइन करेगा, तब कानून बनेगा। इन्होंने ही रोक दिया, सारा प्रॉब्लम खत्म। तो फिर एक दिन आप लोग गुस्सा हुए, आपने नियम बना दिया 1911 में क्या, कि 2 साल से ज्यादा नहीं रोक सकते, जितनी तुम्हें समीक्षा करनी है 2 साल में करो, वरना आगे बढ़ाओ। तो एक प्रकार से तो पावर कमजोर कर दी ना इनकी। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद और क्या हुआ होगा, 1949 में क्या हुआ, उसको फिर 1 साल कर दिया कि अब 2 साल नहीं, अब 1 साल बस। ठीक है, अब बताओ 1 साल के बाद क्या हो गया, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास कितनी पावर है 1 साल रोकने की, वो भी वित्तीय विधेयक में नहीं, सामान्य विधेयक में। ठीक है, फिर एक एक्ट आया 1958 का, जिसको कहते हैं लाइफ पियर्स एक्ट। क्या बोलते हैं, लाइफ पियर्स एक्ट। इसमें क्या था, देखो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे मेंबर होते थे जिनके परिवार के लोग आगे बढ़ते जाते थे, वो भी होते थे। हाँ, तो एक एक्ट आया 19 कब है ये, 58। इसको क्या बोलते हैं, जीवन पियर अधिनियम, है ना, पता नहीं ये जीवन पियर है ना, या इसको लिखना लाइफ पियर्स एक्ट। इसमें क्या किया, इसमें मतलब जो लाइफ पियर है केवल अपने जीवन काल में रहेंगे, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, वो खत्म, उनकी सदस्यता खत्म। फिर एक आया हाउस ऑफ लॉर्ड्स अधिनियम 1999। इसमें क्या किया कि जो कुछ मेंबर थे, बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जिनके वंशानुगत चली आ रही थी चीजें, उनको कर दिया 92। केवल कितने लोग बच गए अब, 92। समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी जो कुलीनता है उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कि अब केवल 92 लोग ऐसे हैं जिनके वंश के अकॉर्डिंग सदस्यता मिलेगी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। पहले बहुत लोगों को रहा होगा, लेकिन 1999 के कानून से क्या कर दिया, केवल 92 लोगों को वंशानुगत सदस्यता रह जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं, हमने क्या पढ़ा, याद रखना 3 चीजें, 2 चीजें पढ़ ली। पहला इंट्रो पढ़ लिया, फिर उसका क्रोनोलॉजी पूरी पढ़ ली, सारी चीजें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अगर आपको आ जाएगा ना, तो आप एक सांस में लिख लोगे। 1215, 1295, 1341, 1911, 1499, हाँ 1999। ठीक है, इतने सन लिख दोगे तो एग्जामिनर अपने आप एक पेज में पूरी क्रोनोलॉजी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली उसमें 3 तरह के सदस्य होते हैं। कैसे, 3 तरह के। लाइफ पियर, जो लाइफ पियर होते हैं, हाँ, ये अपने पूरे जीवन काल में उसके सदस्य रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आएंगे जाएंगे पूरे, है ना, एक बार हो जाएंगे तो अपने जीवन काल में जब तक जिंदा है तब तक, लेकिन उनके बच्चों को ये सदस्यता नहीं मिलेगी। समझना, जैसे मैं बन गया तो मैं मरते समय तक रहूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं, मैं पूरे जीवन काल रहूंगा। और ये सब किस नियम से आया, अभी बताया था, हाँ 99 में तो वंशानुगत की संख्या कम की ना, हाँ ठीक है। अब सवाल है इसमें कौन लोग आते होंगे, देखो चुनता क्राउन ही होगा, एक और ऐसे लिख दो कि क्राउन चुनता है। आते कौन लोग हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुख लोग होते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मेंबर इसका बनाया जाता है। ठीक, जैसे इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्गरेट थैचर, ये नाम नहीं सुना होगा आपने, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, है ना, ऐसे मत लिखना, मैं ऐसे बता रहा हूं, ये उसकी सदस्य थी, उसको लाइफ पियर का दर्जा दे दिया गया था। मतलब इंग्लैंड में जो बहुत फेमस लोग होते होंगे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, न्यायिक विशेषज्ञ, खेल में विशेषज्ञ, हाँ प्रोफेशनल होते होंगे, एकेडमिक विषय, उनको लाइफ पियर के तौर पे बना दिया जाता है और पूरे जीवन रहेंगे। किस एक्ट से बनाया जाता है, लाइफ पियर एक्ट 1958।
याद रखना भारत में क्या हुआ था 58 में, कुछ है 1958 में कुछ हुआ था भारत में, कुछ याद नहीं आ रहा। 1955 में क्या हुआ था, LIC SBI की स्थापना। हाँ तो बस 55 से है ना, 55 में SBI का भी हुआ था, LIC का भी हुआ था, कुछ याद नहीं एग्जैक्ट, उससे जोड़ लेना 3 साल और, है ना। हुआ तो बहुत कुछ होगा ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ये मैं आपको थोड़ी एक तरीका याद करा रहा हूं याद करने का चीजों को। अगर आपके दिमाग में कोई पहले से सूचना है उसके साथ आप जोड़ लोगे तो याद आपको रहेगा। जैसे मुझे याद रहेगा 55 से 58 3 ही साल का है, मैं याद रखूंगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आपके दादाजी 58 में पैदा हुए थे, तो आपको अगर दादाजी की याद है तो इससे याद कर लोगे। जैसे 14 फरवरी से, मैंने आपको बताया ना 1 3 4 1, क्योंकि 14 फरवरी याद है तो उससे जोड़ के पूरा उस सन याद हो जाएगा। अब दूसरे तरह के सदस्य कौन होते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडेटरी पीयर्स, वंशानुगत पीयर, वंशानुगत। ये कैसे लोग होते हैं, ये 92 लोग हैं और हमेशा इनको क्या है, सदस्यता है। मतलब मैं हूंगा तो मेरे बच्चे को भी उसकी सदस्यता मिल जाएगी। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? तो मतलब ब्रिटेन में 92 ऐसे परिवार होंगे जिसके मेंबर हमेशा सांसद रहेंगे। सोचो, है ना, उनको पढ़ना लिखना नहीं है, ऐसे ही सांसद हो जाएंगे। ऐसे घर में जो पैदा होगा किस्मत ही है, भाग्यशाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब कभी कभार तो लगता है भाग्यशाली, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जीवन में संघर्ष नहीं तो आप सीख नहीं सकते कुछ। देखो इतना याद रखो, जितना मोदी जी सीखे होंगे ना, राहुल गांधी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो जमीन से उड़ के आए। समस्या ही नहीं आई तो क्या उठोगे। लेकिन राहुल गांधी अब संघर्ष कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, और शायद ज्यादा सीख जाएं क्योंकि रिसोर्स अच्छा है, आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज के प्रो एंड कॉन्स हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वाह, कहाँ से हो तुम? आजमगढ़ से? अच्छा, सुल्तानपुर में कहाँ से? वेरी गुड। चलिए, तो आज से मेरे 2 बाल दाढ़ी के पके, मैं राजनीति में नहीं हो जाता। अब मैं जिस दिन मेरे सारे बाल पक जाएंगे मैं राजनीति में आ जाऊंगा मैं कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था कि तुम्हारा समय राजनीति में आने का आ गया है प्रियांशु। तो फिर जो मुख्यमंत्री है इस समय, उनके बाल ये वहां गलत है ऐसा मत बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है, चला गया ना तो सुबह उठा लिए जाओगे ऐसे इसीलिए मैंने कुछ राज्य नहीं बोला मैं समझ रहा हूं, लेकिन मजाक करने के लिए शब्द जरूरी थे, भाव में मजाक नहीं होगा। ठीक है, वंशानुगत समझ गए। ठीक है, फिर तीसरे तरह के मेंबर क्या होते हैं, बिशप और आर्च बिशप। मतलब याद रखना 26 धर्मगुरु भी, हाँ 26 धर्मगुरु होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 आर्च बिशप और 24 बिशप होते हैं। ठीक है भाई, देते होंगे। चलो ये हो गया। कितने तरह के मेंबर होते हैं जल्दी बताओ? 3 तरह के। कौन कौन से? लाइफ पीयर्स, और यहां पर क्या लिखोगे 1958 एक्ट के अनुसार। फिर हेरिडेटरी पीयर्स, यहां लिखोगे 92, कौन से नियम से? यहां लिखोगे धर्मगुरु, कितने? 26, 26 में 2 + 24, 2 आर्च बिशप, 24 बिशप। क्लियर? ये सब आता है ना सवाल, ऐसे ही आते हैं ना, यही तो लिखना है आपको पूरा। ठीक है, अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कार्य, फंक्शन। पहला फंक्शन लेजिस्लेटिव, आपको बता दिया पूरा। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या करता है? ठीक है, समीक्षा करता है, सुधार करता है। ठीक है, और कितने साल तक रोक सकता है? 1 साल तक, है ना, 1 साल तक उसको। ठीक है, इसका पहला कार्य हो गया इसका विधायी। दूसरा जुडिशियरी। ठीक है, 2009 से पहले ब्रिटेन में जो सबसे बड़ा अपील का न्यायालय होता था ना, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था। समझ में आई बात कि नहीं आई? से पहले 2009 के बाद वहां संसद बन गई है। ठीक है, जैसे मान लो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कई सारे लोग हैं, उसमें कुछ लोगों को कहा जाता था लॉ लॉर्ड्स, और यही लोग फाइनल निर्णय देते थे। मतलब इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता था। लेकिन 2009 के बाद वहां एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है, फिर तीसरा काम इसका क्या है?
एडवाइजरी फंक्शन, सरकार को महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देता है, क्योंकि इनके पास जानकार लोग हैं ना, लाइफ पीयर्स। फिर संविधान का संरक्षण। अब आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का क्रिटिसिज्म, बुराई। पहली बुराई, कुलीन वर्ग को प्रमुखता, लोकतंत्र की भावना को कमजोर, सदन का साइज बहुत विशाल, निष्क्रियता। और यहां कौन से कोड यूज करोगे? इटली का कौन सा? 5 दिनों से रखा हुआ शैंपेन का गिलास, मतलब क्या, जिसका कोई उद्देश्य नहीं रह गया, कोई झाग नहीं, मतलब बेजान बस हो, ऐसे है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक जान है ना, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, पढ़ रहे हैं, मान लो ऐसे बैठे हो, जैसे वही 5 दिन का शैंपेन गिलास, ठीक है। किसी का फोन बज रहा है क्या? ठीक है। फिर सीमित शक्तियां हैं इसके पास, रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है। अब आपसे पूछा जाए कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार कौन कौन से जरूरी है, तो जो कमियां हैं उसी को सुधार कर देना है। सब पढ़ लेना, उसमें सब कुछ लिखा है, मैंने आपको जो भेजा है। अब आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर मैंने दोनों का कंपेयर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर, उसको पढ़ लोगे, कुछ भी नया नहीं है उसमें, ठीक है। कल पूछूंगा, सब बताता हूं, ठीक है। संसद की प्रभुसत्ता मैंने आपको बताई दी है कि उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं, ठीक है। और इस तरह से इस यूनिट को हम समाप्त मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। कल पूरा ये पढ़ के आना जो आपको नोट्स दिया है, कल की टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा ना, अभी रात को थोड़ी सोचूंगा